नई बहू के चाइनीज ससुराल वाले। काजल की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद काजल की पहली रसोई थी। वे अपनी पहली रसोई को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जैसा कि इंडियन कल्चर के हिसाब से हर पहली रसोई में बहू कुछ मीठा बनाती है। काजल यही सब सोचकर किचन में जाती है और हलवा बनाने की तैयारी करती है। तभी वहाँ पर उसकी सास मेनका आती है और कहती है। सास की बात सुनकर काजल जोर से हंसने लगती है और कहती है, क्या माँ जी आप भी चाइनीज खाती हो? मैं तो हमेशा चाइनीज खाना पसंद करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, शादी से पहले मेरी माँ मुझे बहुत रोका टोका करती थी। जब भी मैं चाइनीज खाती थी तो वह हमेशा मुझे 4 बातें सुना देती थी और यही ताना दिया करती थी, जितना खाना है खा ले बेटा, ससुराल में ये सब नसीब नहीं होने वाला तुझे। लेकिन देख ले बहू, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। तुझे भी चाइनीज पसंद है और मुझे भी चाइनीज बहुत पसंद है। तो अभी एक काम कर, सबके लिए नूडल और मंचूरियन गार्लिक ब्रेड बना ले। जल्दी से भूख लग रही है। मेरे दिन की शुरुआत तो ये चाइनीज ही खाकर होती है। काजल तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे ना जाने उसके हाथ में कौन सी खजाने की तिजोरी लग चुकी है। खुशी खुशी अपनी पहली रसोई में सारा चाइनीज आइटम वो बनाती है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना मिलता है। ये सब देखकर काजल का पति मयंक काजल से बोलता है, क्या बात है काजल, आज पहली रसोई में तुमने चाइनीज बना दिया? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मीठा बनाना सिखाया नहीं क्या? ऐसी बात नहीं है, मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मुझे चाइनीज भी आता है और इंडियन खाना भी बनाना आता है। लेकिन यहाँ पर मुझे पता चला कि माँ जी और मुझे दोनों को चाइनीज बहुत पसंद है, तो मैंने उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए चाइनीज बना दिया। हे भगवान, ये कैसी मेरी फूटी किस्मत है। शादी के बाद सोचा था कि शायद बीवी ऐसी आएगी जो मुझे अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हमारे यहाँ हमेशा मुझे चाइनीज खाना ही खिलाया है। अगले दिन मयंक ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। थोड़ी देर में काजल मयंक के लिए सूप बना कर लाती है। यह देखकर मयंक को गुस्सा आता है और मयंक कहता है, ये क्या, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक कप चाय चाहिए और तुम हो कि मेरे लिए सूप बना कर ला रही हो। देखो, अगर माँ को और तुम्हें चाइनीज खाना बहुत पसंद है तो खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे लिए ऐसा खाना बनाओ जो मैं खाना पसंद करता हूँ। अपनी चीजें मेरे ऊपर डालने की कोशिश मत करो। हाँ तो आप भी एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में अलग अलग 2 प्रकार के खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। आपके लिए अलग बनाऊंगी, माँ जी के लिए अलग बनाओ और अपने लिए अलग बनाओ। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। अगर मेरी पत्नी हो ना, तो एक पत्नी होने का क्या कर्तव्य होता है ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और मेहनत करके जब घर आता हूँ तो वहाँ पर मुझे एक वक्त का खाना ऐसा नहीं मिलता जो मैं पेट भरकर और खुशी खुशी खाऊं। दोनों पति पत्नी की सुबह सुबह लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मयंक ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और सुबह सुबह किसी को कॉल करके घर बुलाता है। दरअसल मयंक अपनी फ्रेंड मोनिका को सुबह सुबह अपने घर बुलाता है। मोनिका मयंक के लिए आलू के पराठे और चाय बनाकर लाती है और उसे देती है। मयंक खुशी खुशी आलू के पराठे खाता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मोनिका, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सालों बाद आज अच्छा नाश्ता किया है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे लिए भी लंच रख लिया ना तुमने? हाँ मयंक, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा खाना बना कर लाऊंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है। बस एक आदमी को और क्या चाहिए। चलो हम दोनों साथ में ऑफिस चलते हैं। मयंक और मोनिका को काजल और उसकी माँ दोनों घूर घूर कर देख रही थी, लेकिन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे मयंक को रोक पाए। मयंक और मोनिका दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। यह देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है। देख रही हो माँ जी, अपने बेटे को शादीशुदा होने के बावजूद एक पराई औरत को घर पर लेकर आ रहा है और वे औरत उसके लिए आलू के पराठे और चाय बना कर ला रही है। अरे मैं मर गई हूँ क्या? मुझे बोला होता उन्होंने तो मैं उनके लिए बना देती ये सब, लेकिन किसी बाहर की औरत की क्या जरूरत थी। यह सिलसिला लगभग 2-3 दिन चलता रहा। काजल को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह मयंक से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन मयंक मोनिका से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। ये देखकर काजल रोते हुए मयंक से बोलती है, ये सब क्या है मयंक? आखिर ऐसी कौन सी कमी कर दी थी मैंने जो तुम इस लड़की को मेरी सौतन बनाकर इस घर पे ले आए? देखो, मेरी पत्नी बनने से पहले पत्नी होने का क्या फर्ज होता है, क्या कर्तव्य होता है, उसे जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया तो मैं क्या करता। तुम्हें तो बस चाइनीज खाना था और मैं तो मशीन हूँ। और अपनी माँ, इन दोनों की ख्वाहिश को पूरा करो।
और बदले में मुझे मेरे मन के हिसाब से खाना ना मिले तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते का। तभी वहाँ पर काजल की माँ विमला आ जाती है। काजल अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जिसके बाद विमला काजल से बोलती है, अरे मुझे तो नहीं लगता कि दामाद जी ने कोई गलती की है। दामाद जी आपने बिल्कुल सही किया है दूसरी शादी करके। अरे एक पत्नी का फर्ज होता है कि वे अपने पति को खुश रखे, समय से उसे खाना दे, समय से उसकी सेवा करे और समय से उसे प्यार करे। लेकिन आपको मेरी बेटी से ना प्यार मिल रहा था और ना ही वो आपको खुश कर रही थी, तो आपने दूसरी शादी करके सही फैसला लिया। मैं जानती हूँ मुझसे भूल हो गई है, एक बार मुझसे बात तो करते इस बारे में। मैं सिर्फ अपना और माँ जी का ही देख रही थी। मैं भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ। सास के साथ साथ मुझे पति को भी देखना है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। बहुत स्वार्थी हो गई थी मैं। लेकिन माँ, मैं अब अपने सुहाग में बंटवारा नहीं चाहती हूँ, ये नहीं देख सकती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अब इनको मैं खाना बना कर दूंगी जो इनको खाना पसंद होगा। मेनका को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वे अपने बच्चों से माफी मांगते हुए कहती है, सबसे बड़ी गुनाहगार तो मैं हूँ काजल बच्ची। मैं तो तुझे समझा भी नहीं पाई, नादानी कर रही थी। लेकिन मुझे तुझे समझाना मेरा फर्ज था, लेकिन मैंने उसे समझना जरूरी नहीं समझा। बस मैं अपनी माँ और पत्नी दोनों को यही सबक सिखाना चाहता था। और आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। इसने मेरा साथ दिया और हम दोनों ने मिलकर आप दोनों को सबक सिखाने के लिए ये प्लान किया। काजल और मेनका दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब काजल अपनी सास और अपने लिए चाइनीज खाना बनाती और अपने पति के लिए सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी इस तरह का खाना बनाया करती। सुमन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसका बेटा रोहन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन रोहन अपनी माँ से शादी के बारे में बातचीत करते हुए कहता है, माँ क्यों जबरदस्ती कर रही हो मेरे साथ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? मुझे वो बॉनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने मुझे देखा है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ और कहाँ वो बॉनी सी लड़की। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। बेटा, किसी भी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलते, जो है भगवान ने बनाया है। और दूसरी बार बोली है तो इसका क्या मतलब? उसकी शादी नहीं होगी। रही बात तेरे स्मार्ट होने की, तो वह एक अमीर बाप की बेटी है। कहाँ हम जैसे गरीब लोग, जिसे कोई भी शादी में फंक्शन में बुलाने को तैयार नहीं होता, और वे हम लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं। माना कि कमी उनकी बेटी में है थोड़ी सी, लेकिन कमी हमारे अंदर भी तो है। हम भी तो बहुत गरीब हैं। हमसे वो रिश्ता जोड़ रहे हैं, यही बहुत है हमारे लिए। जब लड़की हमारे घर आएगी ना, तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। माँ, पैसे देखकर मेरी लाइफ का खिलवाड़ बनाकर रख दिया आपने। अरे अपना कोई ईमान धर्म नहीं है क्या? माना कि हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से भी और किसी काली कलूटी लड़की से शादी कर लूं। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, और शायद इस गरीबी के कारण मैं तुझे अच्छे से पढ़ा लिखा भी नहीं पाई और ना ही तेरे कोई सपने पूरे कर पाई। बस मुझे इतना पता है कि वे लड़की हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आएगी। तुझे क्या लगता है उसकी छोटी हाइट होने के कारण उसमें बहुत सारी कमियां हैं? बेटा, एक बार उससे बात करके तो देख, तुझे समझ में आएगा कि जो एक गुण जीवन साथी में होने चाहिए, वे सारे गुण हैं उस लड़की के अंदर। माँ, मेरी बात आप ध्यान से सुन लो। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। वो बॉनी मेरे लायक है ही नहीं। ठीक है, फिर मेरी बात भी तू ध्यान से सुन ले। तेरे पापा तो वैसे तुझे बचपन से छोड़कर चले गए, और मुझे भी यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं भी चली जाऊंगी अगर तूने उस लड़की से शादी नहीं की। मैं तो खुद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अब फैसला तेरे हाथ है कि तुझे माँ की जिंदगी प्यारी है या अपनी मनमानी करनी है। रोहन भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, तो वही सुमन भी किसी भी हाल में अपने बेटे की शादी जबरदस्ती काजल के साथ करवाना चाहती थी। काजल दिखने में बहुत ही सुंदर थी, काफी पढ़ी लिखी थी, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। काजल के पास दौलत और शोहरत, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने उसे जरूरत से ज्यादा छोटी हाइट वाली लड़की बना दिया था, जिस वजह से हर कोई उसे शादी के लिए मना कर रहा था। सुमन और रोहन काफी गरीब थे। गरीबी के कारण सुमन काजल को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुमन काजल की माँ सविता को कॉल करती है और कहती है, अरे सविता बहन जी, मैं क्या कह रही थी कि शादी का दिन अब नजदीक आ रहा है, तो क्यों ना एक बार पंडित से मिलकर शादी ब्याह में जो छोटी मोटी रस्में हैं उसके लिए बढ़िया सा टाइम निकलवा लेते हैं, जैसे मेहंदी लगाने का टाइम और हल्दी का टाइम। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। आप मुझे कल शाम को वैष्णो देवी मंदिर पर मिल जाना। वहाँ हमारे बहुत जाने माने पुराने पंडित हैं। एक बार उनसे इस बारे में बातचीत कर लेंगे
वे हमें बता देंगे कि हल्दी कितने बजे तक लग जानी चाहिए काजल को। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कल आपको मंदिर ही मिलती हूँ। बहन जी आपसे एक बात पूछनी है। अब शादी का भी दिन नजदीक आ चुका है, लेकिन अभी तक रोहन बेटा काजल से बातचीत नहीं करता। मेरा मतलब है आजकल तो हर लड़की लड़का चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, पहले से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब बातचीत नहीं होगी तो ये दोनों एक दूसरे को जानेंगे कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहन इस शादी से खुश नहीं है? मेरा मतलब है कि आपको तो पता है ना मेरी बेटी में क्या कमी है। खबरदार बहन जी, दोबारा ये मत बोलना कि मेरी बहू में कोई कमी है। मेरी बहू में कोई कमी नहीं है। और रही बात रोहन की, वह शादी से खुश है या नहीं है, मैं आपको बता दूं मेरा बेटा बहुत शर्मीला है। मैं उसे खुद बोलती हूँ कि बात कर ले, लेकिन वह शर्मा के भाग जाता है। और वैसे भी आप खुद सोचो, आजकल के बच्चे जबरदस्ती कहीं भी शादी करने के लिए तैयार होते ही कहाँ हैं। अगर वे शादी के लिए तैयार नहीं होता तो हल्दी मेहंदी रस्मों के बारे में बातचीत भी नहीं होती। हाँ आपकी बात तो ठीक है, आजकल के बच्चे बहुत शर्मीले हैं। चलिए ठीक है, हम कल मिलते हैं। ऐसे ही अगले दिन दोनों समदन मंदिर जाकर शादी की रस्मों का सही टाइम पंडित से पूछकर घर आ जाती हैं। कुछ दिन में अब जोर शोर से शादी की रस्मों की तैयारियां चल रही होती हैं। सुमन बहुत ज्यादा खुश थी। सुमन अपनी बहू के लिए स्पेशल ऑर्गेनिक हल्दी लेकर आती है और उसे अपने हाथों से कटोरे में बनाकर काजल के घर भिजवाने के लिए जाती है। यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते करते सुमन की तबीयत भी खराब हो जाती है, लेकिन वे फिर भी शादी की रस्मों में लगी हुई थी। अचानक से सुमन को चक्कर आ जाता है। वे सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से सुमन के सिर में बहुत ज्यादा चोट आई है और बहुत सारा खून निकलता है। यह सब देखकर रोहन अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट कर देता है। सुमन के सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। तभी डॉक्टर रोहन से कहते हैं, जी देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। ऊपर से बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर में बहुत कमजोरी है। आपको कहीं से भी अपनी माँ के लिए ब्लड लाना पड़ेगा, क्योंकि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। हमने आसपास के जितने भी ब्लड बैंक थे वहाँ पर कोशिश करके देख लिया है, वहाँ पर भी नहीं है। एक बार आप अपने किसी रिश्तेदार वगैरह से पूछ लो, अगर किसी का ब्लड ओ पॉजिटिव हो तो हम आपकी माँ की जान बचा सकते हैं। रोहन अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। खुद को यहाँ वहाँ अपनी माँ के लिए खून तलाशने लगता है। जब ये बात काजल की फैमिली को पता लगती है तो वे सब हॉस्पिटल आ जाते हैं। काजल का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था और काजल अपनी सास को बचाने के लिए अपने शरीर से उसे खून दे देती है। थोड़ी देर में सुमन को होश आ जाता है। सुमन अपनी बहू से बहुत खुश होती है। कहीं न कहीं रोहन को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने काजल के बारे में बहुत बुरा भला कहा। तभी काजल अपनी सास से कहती है, माँ जी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं जो ऐसी बेटी मिली है। लेकिन मुझे माफ करना काजल बेटा, मेरी वजह से तेरी हल्दी की रस्म खराब हो गई है, वरना आज तेरी हल्दी पूरी हो जाती। हल्दी तो वैसे भी पूरी हो जाएगी माँ जी। ये देखो मैं हल्दी लेकर आई हूँ, आप सबसे पहले अपने हाथों से मुझे हल्दी लगा दीजिए। तभी वहाँ रोहन आता है और रोहन अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ लगा दो अपनी होने वाली बहू को अपने हाथों से हल्दी, क्योंकि शादी तो हमारी होकर ही रहेगी। रोहन के मुंह से ये सुनकर सुमन और खुश हो जाती है और वे अपने हाथों से काजल को हल्दी लगाती है। 2 दिन बाद डॉक्टर सुमन को घर भेज देते हैं। बहुत ही कम रिश्तेदारों के साथ रोहन और काजल की शादी हो जाती है और रोहन भी काजल को स्वीकार कर लेता है।